बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड का पेपर है 2025 के एनुअल एग्ज़ाम का। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इस पेपर का जो सेक्शन बी है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 तक कर लिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है उनको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो स्टूडेंट आपके सामने मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 लिखा हुआ है। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अब जो चॉइस होती है वो हर पार्ट के साथ गिवन होती है। यानी जैसे मैंने आपके सामने पार्ट 4 लिखा है तो पार्ट 4 में 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होगा। तो आप पार्ट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ p ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 6x देन, और इसका पार्ट ए है डिवाइड p ऑफ x बाई x माइनस 1 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, और पार्ट बी है सॉल्व द रिजल्टिंग डिप्रेस्ड इक्वेशन। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x, और इस पॉलिनोमियल को आपने डिवाइड करना है x माइनस 1 से सिंथेटिक डिवीजन का यूज करते हुए। और पार्ट बी में जो डिप्रेस्ड आपके पास इक्वेशन आएगी आफ्टर यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, उस डिप्रेस्ड इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए करते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है। गिवन पॉलिनोमियल आपके पास है x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 6x है। और पार्ट ए में स्टूडेंट आपने इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन बाय x माइनस 1। तो इट मींस कि जो डिवाइजर है वो आपके पास क्या है, x माइनस 1 है। तो सिंथेटिक डिवीजन यूज करने के लिए हम जो डिवाइजर है उसको लेट करते हैं 0 के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट ए में डिवाइजर क्या गिवन है, डिवाइजर गिवन है x माइनस 1। तो x माइनस 1 को हम लेट करेंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो यहां से x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन करनी है। तो सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए आपने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव और जो वर्टिकल लाइन है उसके लेफ्ट साइड पे आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है x इज इक्वल टू 1, और हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव वर्टिकल लाइन के राइट साइड पे आपने जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट लिखने हैं। याद रखना स्टूडेंट के जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट लिखने से पहले ये जान रखें कि जो कोफिशिएंट जो पॉलिनोमियल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए इन पावर ऑफ x, यानी x की पावर में डिसेंडिंग ऑर्डर पे होना चाहिए। तो यहाँ पर x पावर 4 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म माइनस 6x क्यूब है प्लस 11x स्क्वायर है, और लास्ट टर्म माइनस 6x है। तो इट मींस कि ये पॉलिनोमियल ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है इन पावर ऑफ x। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक टर्म मिस है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनोमियल में मिस है, तो हम अपनी तरफ से ही उस कांस्टेंट टर्म को क्या लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं। यानी लास्ट में हम प्लस 0 करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ p ऑफ x लिखेंगे। तो x पावर 4 का कोफिशिएंट अगर कुछ भी ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। तो हम 1 को यहाँ पे राइट करेंगे। सेकंड टर्म आपके पास 6x क्यूब है, तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 6 है, तो इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। थर्ड टर्म में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 11 है, और फोर्थ टर्म में x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 6 है, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 0 है। तो हमने लास्ट में 0 लिखना है, और इस 0 से थोड़ा सा पहले
हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउनवर्ड हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। अब स्टूडेंट हम सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट 1 है इसको हम इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो और वर्टिकल लाइन के राइट साइड पे राइट करते हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 1 जर क्या होता है 1 होता है, और ये जो प्रोडक्ट 1 है इसको इस -6 के कॉलम में लिखते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लिखते हैं, यानी अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन -6 के कॉलम में लिखेंगे। अब -6 को 1 में ऐड करेंगे तो -6 प्लस 1 क्या होता है -5 होता है, तो -5 को हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस -5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, तो -5 इंटू 1 किसके इक्वल आता है -5 के इक्वल आता है, तो इसको 11 के कॉलम में लिखेंगे प्रोडक्ट को, और 11 को फिर ऐड करेंगे -5 में, तो इट मींस के 11 - 5 किसके इक्वल होता है 6 के इक्वल होता है। तो इस 6 को हम राइट करेंगे किसके इक्वल किसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो, इस 6 को राइट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 6 के साथ, तो 1 6 क्या होता है 6 होता है, यानी 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, और इस 6 को हम राइट करेंगे इस -6 के कॉलम में, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर राइट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम -6 को ऐड करेंगे +6 में, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1 के साथ, तो 0 इंटू 1 किसके इक्वल होता है 0, और 0 को 0 के कॉलम में लिखेंगे, 0 प्लस 0 क्या होता है 0 होता है। अब स्टूडेंट आपने याद रखना है कि इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड पे जो नंबर है दैट इज द रिमाइंडर, तो इट मींस कि ये रिमाइंडर क्या आ गया है आपके पास 0 आ गया है, और इस वर्टिकल लाइन की लेफ्ट साइड पे जो नंबर है 1 -5 6 एंड 0, दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल। अगर जो डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट है, तो मैं डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल अगर लिखना चाहूं कि व्हाट इज द डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल, तो डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट आपके पास फर्स्ट कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, और जो डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल है स्टूडेंट उसकी डिग्री जो है वो गिवन पॉलिनोमियल से 1 कम होगी, यानी 1 लेस होगी। जो गिवन पॉलिनोमियल था इसकी डिग्री क्या थी, इसकी डिग्री आपको नजर आ रहा है 4 है। डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिनोमियल, तो जहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है p ऑफ x में 4 है, तो इट मींस कि जो डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री क्या होगी वो 1 लेस होगी, यानी x क्यूब होगी। अगर मैं डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल को लिखूं तो डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म x क्यूब होगी, और x क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो ये 1 होगा, तो हम यहाँ पे 1 राइट करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म क्या होगी x स्क्वायर होगी, और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा वो -5 होगा, और इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म x होगी, और x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या होगा 6 होगा, यानी ये +6 है, और इससे अगली जो टर्म होगी वो x होगी, कांस्टेंट टर्म होगी, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 0 है, और इक्वल टू हम रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया है 0 आ गया है। अगर हम इक्वल का सिंबल लगाते हैं तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या हो जाएगी डिप्रेस्ड इक्वेशन हो जाएगी। पॉलिनोमियल की जगह हम क्या लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखेंगे। अगर इक्वल का सिंबल हम नहीं लगाते हैं तो फिर दिस विल बी अ डिप्रेस्ड पॉलिनोमियल, क्योंकि उसने हमें पार्ट बी में कहा हुआ है कि सॉल्व द रिजल्टिंग डिप्रेस्ड इक्वेशन, तो इसलिए हम इसको डिप्रेस्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। अब इस डिप्रेस्ड इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, यानी हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या आ गई x क्यूब माइनस 5x² प्लस 6x इक्वल टू 0 आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको नजर आ रहा है कि इन तीनों टर्म्स में x कॉमन है, तो बाय टेकिंग x कॉमन फ्रॉम ईच टर्म तो ये x स्क्वायर हो जाएगा।
ये -5x होगा, ये +6 होगा, इक्वल टू 0। अब यहां से x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या x स्क्वायर -5x + 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये दो इक्वेशन बन जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास हो गई है x स्क्वायर -5x + 6 इक्वल टू 0, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, by completing square method और by quadratic फार्मूला। तो हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, तो उसके लिए हमें x स्क्वायर को क्या करना होगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो x स्क्वायर को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 6x स्क्वायर आता है। अब 6x स्क्वायर के हमने दो फैक्टर बनाने जिनका सम -5x हो, तो इट मीन्स कि ये आपके पास -3x -2x + 6 होगा, क्योंकि -3x को -2x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो +6x स्क्वायर आता है, और इन दोनों को ऐड करते हैं -3x -2x तो हमारे पास -5x आता है, यानी हमने मिड टर्म ब्रेक कर लिया। अब स्टूडेंट हम x स्क्वायर -3x में x कॉमन लेते हैं तो ये x -3 आएगा, -2x + 6 में अगर -2 कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस कॉमन लेने से ये साइन चेंज हो जाता है, तो ये x -3 होगा, 2 3 6 होता है। अब इन दोनों टर्म्स में x -3 कॉमन लेने से ये यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे -2 रह जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएंगी, x -3 इज इक्वल टू 0 एंड x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -3 इक्वल टू 0 से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो x इज इक्वल टू 3 आता है, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आता है, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 है। तो इट मीन्स के आपके पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन आता है उसमें 3 वैल्यूज आती हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2। आप याद रखें स्टूडेंट, जो जितनी डिग्री होगी इतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन की डिग्री क्या थी, आपके पास 3 थी, तो इसके सॉल्यूशन भी फिर कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। तो हिंस द सॉल्यूशन ऑफ डिप्रेस्ड इक्वेशन, ये जो आपके पास होगा ये पार्ट बी होगा, और यहां तक ये हमने किया है ये पार्ट ए कर लिया है। तो हमने सिंथेटिक डिवीजन भी यूज कर ली और उसके बाद जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है उसको भी सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब पार्ट 4 का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ हार्मोनिक सीक्वेंस है सेकंड टर्म 1/6 एंड फोर्थ टर्म 1/2, फाइंड जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हार्मोनिक सीक्वेंस है जिसकी सेकंड टर्म जो है वो 1/6 है और उसकी फोर्थ टर्म जो है वो 1/12 है। आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस, यानी हमें क्वेश्चन में गिवन है सेकंड टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस किसके इक्वल है, 1/6 के इक्वल है, और फोर्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस किसके इक्वल है, 1/12 है। तो इट मींस के A2 आपके पास क्या आ जाएगा, 1/6, A4 क्या आ जाएगा, 1/12, और आपने इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो जनरल टर्म को हम AN के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट मींस के हमने AN फाइंड करना है। अब स्टूडेंट आपको याद है कि बाय डेफिनेशन हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होती है, हार्मोनिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लिया जाए, तो फिर जो रेसिप्रोकल आएगा वो अरिथमेटिक सीक्वेंस हो। यानी मैं कह सकता हूं कि लेट्स सपोज आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इट इज अ हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ अगर मैं इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लूं, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा, 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 होगा, 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4 होगा, 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा,
5 होगा। अगर ये जो रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन सीक्वेंस आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन द सीक्वेंस विल बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी अगर ये रेसिप्रोकल टर्म जो है ये अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस में होंगी तो फिर ये जो गिवन सीक्वेंस है या जो गिवन प्रोग्रेशन है ये क्या किस में होगी, ये हार्मोनिक होगी। तो इट मींस के हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हार्मोनिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म है उसका फार्मूला यूज करेंगे और उसका फार्मूला यूज करके जो जनरल टर्म इन हार्मोनिक इन अरिथमेटिक सीक्वेंस आएगी उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो दैट विल बी द जनरल टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन आएगी। अब हमने स्टूडेंट ये पढ़ा हुआ है कि जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस यानी किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस को इन अदर वर्ड स्टूडेंट प्रोग्रेशन भी कहते हैं। जो जनरल टर्म होती है ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस उस वो क्या होती है, ए एन इक्वल होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, वेयर ए वन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस और आपके पास जो डी होता है दैट विल बी कॉमन डिफरेंस। यानी ये आपके पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है और जो n होती है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है। स्टूडेंट आपको मालूम है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, एंड अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस if the difference between two consecutive term of the sequence are same then such a sequence is called arithmetic sequence। जैसे ये आपके पास 2, 3, 4, 5 है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि इसकी कंसेक्टिव टर्म्स में मैं अगर डिफरेंस लेता हूं तो वो सेम आ रहा है। यानी 3 में से 2 को माइनस करता हूं तो 1 आता है। इसी तरीके से 4 में से 3 माइनस करता हूं तो 1 आता है। कंसेक्टिव टर्म्स कहते हैं जो एक साथ वाली टर्म्स होती हैं, जैसे 2 और 3 कंसेक्टिव टर्म है, 3 और 4 कंसेक्टिव टर्म है, 4 और 5 कंसेक्टिव टर्म है। तो ये जो कंसेक्टिव टर्म में डिफरेंस अगर सेम हो तो दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इस हार्मोनिक प्रोग्रेशंस की जनरल टर्म का फार्मूला लिखेंगे। तो इसके लिए हमें पहले अरिथमेटिक, ये आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस गिवन है, हम इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस की फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हार्मोनिक में जो सेकंड टर्म है वो है 1/6 तो अरिथमेटिक में सेकंड टर्म क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/6 का, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, 6 होता है। इसी तरीके से हार्मोनिक में फोर्थ टर्म गिवन है 1/12 तो अरिथमेटिक में फोर्थ टर्म क्या होगी, 1/12 का रेसिप्रोकल लेंगे तो दैट विल बी 12 होगा। अब हम जरा अरिथमेटिक सीक्वेंस में जनरल टर्म का फार्मूला यूज करके अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म होती है वो फाइंड करेंगे। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इट मीन्स के हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड करने के लिए a1 चाहिए यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस चाहिए और d चाहिए यानी कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो हम इन दोनों टर्म्स की मदद से यानी a2 और a4 की मदद से फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब हम स्टूडेंट पहले a2 हमारे पास क्या है 6 के इक्वल है, तो बाय डेफिनेशन a2 किसके इक्वल होगा, an किसके इक्वल है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो यहाँ पर मैं a2 की जगह n की जगह क्या लिख लेता हूँ, 2 लिखता हूँ। तो फिर ये क्या होगा, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी होगा। तो इट मीन्स के दैट विल बी a1 प्लस डी आएगा, 2 माइनस 1 1 होता है। तो a2 किसके इक्वल आता है, a1 प्लस डी आता है। तो इस a2 की जगह हम क्या लिखेंगे, a1 प्लस डी लिखेंगे। तो इट मीन्स के a1 प्लस डी किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल आएगा। इसी तरीके से आपके पास a4 किसके इक्वल है, a4 इक्वल है 12 के। अब हम बाय डेफिनेशन देखते हैं कि बाय डेफिनेशन a4 किसके इक्वल आता है। तो हम यहाँ पर जो जनरल टर्म का फार्मूला है उसमें n की जगह क्या लेंगे, 4। तो ये a4 किसके इक्वल आएगा, a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी आएगा।
तो इट मीन्स के दैट विल बी इक्वल टू a1 प्लस 3d होगा a4। तो इसका मतलब है इस a4 की जगह हम क्या लिखेंगे, a1 प्लस 3d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 आएगा, अगर a4 की जगह हम लोग a1 प्लस 3d लिखते हैं। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है a1 प्लस d इज इक्वल टू 6, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। सेकंड इक्वेशन है a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 12, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 फ्रॉम 2, यानी 1 को 2 से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, a1 प्लस d इज इक्वल टू 6 है। इसको मैं ऊपर करता हूं। a1 इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, a1 प्लस d इज इक्वल टू 6 है। सॉरी, पहले इक्वेशन 2 लिखे आप। इक्वेशन 2 क्या है, a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 12 है। और इक्वेशन 1 क्या है, a1 प्लस d इज इक्वल टू 6 है। तो इक्वेशन 1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 से। तो सब्ट्रैक्ट करने से सेकंड इक्वेशन के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, प्लस से तो माइनस होगा। अब आपके पास ये a1 माइनस a1 कैंसल होगा, 3d माइनस d क्या आ जाएगा, 2d आएगा, 12 माइनस 6 क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहां से d क्या आ जाएगा, 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो इट मीन्स के d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब पुट d इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में हमने d की जगह क्या पुट करना है, 3। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, a1 प्लस d इज इक्वल टू 6 थी। तो d की जगह हम 3 पुट करेंगे तो a1 यहां से फिर किसके इक्वल आएगा, 6 माइनस 3 के इक्वल आएगा। तो इट मीन्स के a1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में जनरल टर्म क्या बनती है इस सीक्वेंस की, जो अरिथमेटिक फॉर्म है, यानी जिसकी सेकंड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 12 है। तो हम इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे। तो जनरल फॉर्म n किसके इक्वल होगी, a1 हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू प्लस n माइनस 1 इंटू d है। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। तो इसकी जगह 3 पुट करेंगे तो ये 3 प्लस 3n माइनस 3 आएगा। 3 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 कैंसल, तो क्या रह जाएगा, 3n। तो इट मीन्स के अरिथमेटिक में जनरल टर्म क्या आ गई, 3n आ गई। तो दिस इज द जनरल टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगी। जबकि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि फाइंड जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और सीक्वेंस कौन सी है, हार्मोनिक सीक्वेंस है। तो इट मीन्स के अगर अरिथमेटिक में जनरल टर्म 3n है तो देन हार्मोनिक में जो जनरल टर्म होगी, यानी जनरल टर्म इन हार्मोनिक सीक्वेंस, यानी जहां हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन फाइंड करने के लिए जो अरिथमेटिक में आपके पास जनरल टर्म आ गई है an इज इक्वल टू 3n। तो n इज इक्वल टू 3n, इसका आपने रेसिप्रोकल लेना है। तो 3n का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3n होगा। तो इट मीन्स के जनरल टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या आएगी, 1/3n के इक्वल आ जाएगी।